गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में, उसी में से आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे परमाणु आकार को, संयोजकता को और इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी पढ़ लिए थे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में से कुछ बचा था, उसको देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग परिभाषा को देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा जो है मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो, जैसे कि यहाँ पे कोई परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे नाभिक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से हम लोग प्रवेश करवा रहे हैं किसी दूसरे एटम से, तो यहाँ पे जब इस इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो यहाँ से कुछ ऊर्जा क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे कुछ ऊर्जा रिलीज होगी, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 5 एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिनोट करते हैं। उसका मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे प्रवेश कराया, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिनोट करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाँ, मतलब समूह में जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है। अगर हम लोग आवर्त में जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी आवर्त में जा रहे हैं, आवर्त मतलब बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, पैरेलल बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है। अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा कि घटेगा। देखो, बाएं से जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे दूसरा आवर्त है ये, तो दूसरा आवर्त में क्या आता है, लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। दूसरा आवर्त है, इसका मतलब क्या है, सभी में 2 कोश होंगे, है ना। सभी में कितने कोश होंगे, और बीच में क्या होता है, प्लस वाला होता है, प्रोटॉन होता है। इसमें भी 2 कोश होंगे। साइज बड़ा हो गया क्या, ठीक है चलो। इसमें भी सेम वैसे 2 ही कोश होंगे, ठीक है। इसमें साइज क्या होता है, बढ़ता घटता कुछ नहीं है ना। कोश क्या होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, लिथियम का 3, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में परमाणु क्रमांक 4 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान का कितना होता है, 5, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोश क्या है, बढ़ते नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो कोश होंगे, तो यहाँ पे भी दो ही कोश, यहाँ पे 2 कोश, और सभी में क्या होते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो कोश की संख्या क्या होती है, समान होती है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कार्बन का कितना होता है, 7, नाइट्रोजन का 8, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, है ना। बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे नाभिक में जो चार्ज वो तो बढ़ता जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये नाभिक पे जो चार्ज है प्रोटॉन, वो भी बढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसका आकर्षण भी बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन कम है, तो यहाँ पे आकर्षण थोड़ा कम। यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए, मतलब नाभिक में, तो आकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ पे और ज्यादा हो गए, प्रोटॉन बीच में रहता है, प्रोटॉन यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा हो गए, तो आकर्षण, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण थोड़ा और ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, तो बाह्यतम कक्ष और नाभिक के बीच में आकर्षण जो होता है क्या होता है, बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा है। तो अगर आकर्षण बढ़ता जा रहा है, आकर्षण बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा, मतलब त्रिज्या क्या होती जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम होती जाएगी। अगर आकर्षण जो है बढ़ेगा तो यहाँ से परमाणु त्रिज्या की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक। तो अगर परमाणु त्रिज्या कम हो रही है, और यहाँ पे देखो आकर्षण, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जितना आकर्षण होगा, जितना ज्यादा आकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा,
ठीक, ये समझ में आ रहा है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जितना ज्यादा आकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अगर इससे ज्यादा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण है, यहाँ में जो आकर्षण था उससे ज्यादा यहाँ पे अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या, मतलब नाभिक में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जो प्लस वाला जो चार्ज होता है वो बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता जाता है। अगर बाएं से दाएं जाने पर चार्ज बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे देखो बढ़ रही है तो चार्ज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि प्रोटॉन ही तो क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना। तो यहाँ पे जो है चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर आकर्षण क्या होता जाएगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो अगर आकर्षण बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। ठीक है, अब आंसर में ये लिखना कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्यों बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और समूह में क्या होता है, समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है, अगर समूह की बात किया जाए तो समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये आवर्त है ना, ये सभी क्या है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और छठा आवर्त। पहला आवर्त है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कोश है ना। दूसरा आवर्त है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने कोश होंगे, 2 कोश। तीसरा आवर्त है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितने कोश होंगे, 3 कोश। ठीक, समझ में आ रहा है। पहला आवर्त है मतलब 1 कोश है, तो इसका मतलब ये है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, पास पास होंगे। अगर यहाँ पे 2 कोश आ गए तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, थोड़ा दूर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन और दूर हो जाएंगे। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण क्या होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण क्या होगा, थोड़ा, अगर नाभिक यहाँ पे आकर्षण ज्यादा होगा है ना, आकर्षण क्या होगा, ज्यादा। और उसी तरह से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आकर्षण क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज होता जाएगा है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज जो है बढ़ रहा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होगा, कम होगा। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम हो रहा है तो वहां से जो है हाँ तो मतलब क्या था, हाँ, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकर्षण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण, परमाणु का साइज बढ़ रहा है, इसलिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जहाँ पे आकर्षण कम होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा। आकर्षण कम मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम, और आकर्षण अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी ज्यादा। ठीक है, जहाँ पे आकर्षण होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। समूह में नीचे से समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, कम होता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बच गया, और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इसको अब देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, सॉरी, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 परमाणु है, जैसे कि सेम परमाणु है A
ये सेम परमाणु है ना, ये उसी तरह से जिस तरह से हम लोग हाइड्रोजन को लेंगे, हमारे पास मान लेते हैं 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं हमारे पास 2, चलिए हाइड्रोजन को ही लेते हैं, हमारे पास क्या है 2 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के एटम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ध्यान से देखिए इसको, इस हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका द्विक या फिर, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का होना क्या उसके अक्रिय गैस को दर्शाता है? हाइड्रोजन क्या अक्रिय गैस है और किसी के साथ रिएक्शन करेगा क्या? वो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि उसका उसका द्विक क्या है, पूरा नहीं है, वो हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है। अगर हाइड्रोजन में हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस क्या होते हैं, एकदम रिलैक्सिबल होते हैं, मतलब वो और किसी के साथ रिएक्शन करने की क्षमता नहीं रखते। भाई क्यों रिएक्शन करेंगे, जब उसके पास ऑलरेडी पूरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना द्विक पूरा करेगा, मतलब उसको क्या बनाने की कोशिश करेगा, 2 बनाने की कोशिश करेगा, है ना, उसको 2 बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा पास वाले हाइड्रोजन से कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। तो इसमें ये वाला भी क्या होगा, राजी होगा, क्योंकि उसको भी तो अपना द्विक पूरा करना है ना, उसको भी अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करना है। अक्रिय गैस मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, ट्रिप्टान और क्या होता है, जीनान और रेडान, है ना। तो इनकी तरह ये व्यवहार करना चाहते हैं कौन, ये हाइड्रोजन, हीलियम, इसमें आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इनकी तरह व्यवहार करना चाहते हैं, इसी कारण वो रिएक्शन करते हैं। हम लोग जो जितना भी रिएक्शन पढ़ते हैं ना, इसी के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, कि अब ये वाले इलेक्ट्रॉन, पहले तो इसका ही था, लेकिन अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली है, साझेदारी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं बीच में बनाती हूँ, बीच में बना रही हूँ, इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन परमाणु के हैं, समझ में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं बीच में बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, एटम समान है ना, एटम समान है तो इलेक्ट्रॉन भी समान थे, हमने देखा दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म बना है ना, इसको आकर्षण करने की क्षमता किसकी अधिक होगी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, 1 इलेक्ट्रॉन है उसको युग्म हम लोग नहीं कह सकते, बस इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाए उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको आकर्षण करने की क्षमता जिसकी अधिक होती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। यहाँ पे साझेदारी से इलेक्ट्रॉन बना है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत ऋणात्मकता। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पे मुझे ये बताइएगा आप लोग, विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होगी, ये वाले हाइड्रोजन की कि ये वाले हाइड्रोजन की, जरा सोचिएगा। हाँ, आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत ऋणात्मकता दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम परमाणु है ना, दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन था, 1-1 इलेक्ट्रॉन था, तो साझेदारी करवा दिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो आकर्षण है, इन दोनों के प्रति जो आकर्षण है इसका भी समान होगा और इसका भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि समान परमाणु है ना।
अगर इसकी जगह हम लोग कोई दूसरा परमाणु लें, जैसे कि क्या लेते हैं, जैसे कि एक तो हाइड्रोजन को ही लेते हैं जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं ना, ये उदाहरण एग्जांपल हमारा हो गया पहला, और ये वाला है हमारा दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है, क्लोरीन, जिसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 17, 2, 8 और 7, है ना। तो अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, और यहाँ पे एक आ जाएगा 7। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसका नहीं है ना, तो इसको साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोरीन के पास ये तो इन सब का तो जोड़ा है ना, लेकिन इसके मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए रहता है, क्लोरीन को। 2, 8 और क्या होता है, 7, 7 ही इसको क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। तो इसके लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सामने वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मतलब ग्रहण नहीं कर सकते, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और मेरा वाला इलेक्ट्रॉन आप ले लो। मतलब यहाँ पे साझेदारी होगा, ऐसा नहीं है कि ये ले लेगा और ये वाला ये, ऐसे में तो दोनों के पास एक एक ही तो बचेंगे ना। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेता है, तब भी तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं कि अब से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा भी है और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो आपका भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, साझेदारी हो गई। तो साझेदारी हो गई तो इसको हम लोग बीच में बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ आ जाएंगे, बीच में, ठीक। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, बीच में, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे और कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, बीच में। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यहाँ पे जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको कौन ज्यादा आकर्षित करेगा, हाइड्रोजन ज्यादा आकर्षित करेगा कि क्लोरीन ज्यादा आकर्षित करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको हाइड्रोजन ज्यादा आकर्षित करेगा कि क्लोरीन ज्यादा आकर्षित करेगा, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, गुड। तो यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन क्या है, क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ज्यादा आकर्षित करता है, किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसको आकर्षण करने की क्षमता क्लोरीन की अधिक होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, हाँ, गुड। तो इसका, हाँ, तो ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उदाहरण के साथ इसको बताइएगा, जैसे कि हमारे पास अगर सेम एटम होते हैं, समान परमाणु होते हैं, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, समान होती है। 2 हाइड्रोजन को दिखा दीजिएगा और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन को, और ऐसे करके गोल घेर दीजिएगा, सेम ऐसे बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा, असमान परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता को दर्शाना है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की क्या होगी, अधिक होगी है। अच्छा, तो यहाँ पे क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या हो जाएगा, थोड़े से क्लोरीन परमाणु की ओर आकर्षित हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है,
यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता देखो, यहाँ पे बीच में था, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता क्लोरीन की अधिक होती है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म हल्के से क्लोरीन परमाणु की ओर चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये असमान परमाणु में होगा, समान परमाणु में तो आकर्षण क्या होगा, समान होगा। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है और समूह में क्या होता है। जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब आवर्त में जाते हैं, तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब हम लोग आवर्त में जाते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा कि समूह में जाने पर क्या होता है, आवर्त में जाने पर क्या होता है। आवर्त में जाने पर, आवर्त मतलब कहाँ, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त मतलब पैरेलल, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और समूह में, मतलब समूह मतलब ये ना ऊपर से नीचे, समूह में आने पर, समूह मतलब ऊपर से नीचे जाने पर ना, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, कम होता है। देखो विद्युत ऋणात्मकता को मैं EN से दर्शा रही हूँ ना, विद्युत इलेक्ट्रॉन हो गया और ऋणात्मकता मतलब N हो गया, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में। तो इसका मतलब आवर्त में जाने पर जो EN है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, आवर्त में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा और समूह में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, EN क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। समूह जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो रहा है क्योंकि समूह में जाने पर परमाणु का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और आवर्त में जाने पर नाभिक में जो चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमने देखा आवर्त में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। बस इतना याद रखना। ठीक है, और ये जान लो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है ना। आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर ग्रुप की बात किया जाए, ग्रुप में, तो समूह 17 में जो होते हैं ना, समूह 17 में जो होते हैं फ्लोरीन, समूह 17 के जो तत्व होते हैं, समूह 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हाँ, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं उसमें समूह 17 के जो तत्व होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। अगर परफेक्ट एटम की बात की जाए तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है किसकी होती है, फ्लोरीन की। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, 4.0। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है 4.0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद फ्लोरीन के बाद, अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता जो अधिक होगी ऑक्सीजन की। उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे नंबरिंग से मैं डिनोट कर दे रही हूँ। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है 4.0 होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 होती है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है 3.0 और क्लोरीन की भी कितनी होती है, 3.0। समझ में आ रहा है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है 4.0। इससे अधिक और विद्युत ऋणात्मकता किसी की नहीं होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 3.5 एंड नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3.0 क्या होती है, सेम होती है। ये समझ में आ गया होगा। अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मैं नीचे सेंड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा हाँ,